एमए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में अध्ययनरत प्रिय विद्यार्थीगण जो मिर्जा गालिब कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए मैं ऑनलाइन के माध्यम से 11th पेपर के अंतर्गत आने वाले वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी का पहला चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत क्या है तथा उसकी प्रकृति एवं महत्व क्या है का उल्लेख चर्चा के माध्यम से करने जा रहा हूं। आप तमाम अध्ययनरत छात्रों से आग्रह है कि ऑनलाइन के माध्यम से चलाए जा रहे क्लासेस का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले अरस्तु ने जब राजनीति को मास्टर साइंस कहकर पुकारा था, उस समय से लेकर आज तक इस विषय के विभिन्न विद्वान राजनीति को परिभाषित करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे हैं। प्राचीन काल में प्लेटो और अरस्तु आदि विद्वानों ने इसके अर्थ तथा स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया, तो मध्यकाल में चर्च के धर्माचार्यों, खासकर संत अगस्टाइन, एक्विनास आदि विद्वानों ने इस पर चिंतन किया। आधुनिक युग में मैकियावेली से लेकर संविदावादी विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो तथा उपयोगितावादी विचारक जर्मी बेंथम और जेस मिल के अतिरिक्त आदर्शवादी विचारक कांट, हीगल तथा ग्रीन के साथ साथ वर्ग संघर्ष तथा वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स द्वारा राजनीति के स्वरूप पर लगातार चिंतन तथा विश्लेषण किया जाता रहा है। लेकिन इस प्रकार के अनवरत चिंतन के बावजूद भी इस शास्त्र का कोई निश्चित या वास्तविक रूप प्रदान नहीं किया जा सका। राजनीति के प्रसंग में इस अनिश्चित स्थिति के लिए अनेक तत्व उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला तत्व
इस स्थिति के लिए सबसे प्रमुख इसकी अत्यधिक व्यापकता है। राजनीति ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है जो उत्तरदायित्व की भावना रखता है। आज जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति को ढूंढा जा सकता है। आज क्लबों, मजदूर संघों तथा दबाव समूहों के साथ साथ जातीय संगठनों, धार्मिक संगठनों और अन्य व्यावसायिक संगठनों आदि में सर्वत्र राजनीतिक क्रिया का व्यापक रूप दिखाई देता है। आज राजनीति सीमित कक्षों, अंतर्विभागीय बैठकों, कुछ कर्मचारियों की बैठकों और संघों तक समाप्त नहीं है। यूनानी विचारक अरस्तु अच्छे जीवन की अनिवार्य शर्त के रूप में राज्य को स्वाभाविक संस्था मानना है। वहां अच्छे जीवन से उसका आशय आध्यात्मिक शर्त के रूप में राज्य को स्वाभाविक और नैतिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति से है। ऐसे राज्य का कार्य क्षेत्र इन सब क्षेत्रों में व्याप्त होना स्वाभाविक है। और इतने विस्तृत क्षेत्र को जो साथ ही परिवर्तनशील भी है, एक सीमा में बांधना बहुत कठिन हो जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में दखल रखने लगा है। वस्तुतः न केवल दखल बल्कि उसके आगे बढ़कर वह अपने आप को राजनीति में दक्ष मानकर चलता है। यही कारण है कि इस पर कटाक्ष करते हुए प्राइस ने कहा था, दुर्भाग्यवश राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को विशेषज्ञ मानता है, चाहे उसने इस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया हो अथवा नहीं किया हो। इस प्रकार राजनीति विज्ञान का स्वरूप अर्थात राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप किसी एक क्षेत्रीय सीमा तक सीमित न होकर समय और काल के अनुसार परिवर्तित एवं व्यापक होता रहता है। सर्वप्रथम हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति किसे कहते हैं। राजनीति को अधिकतर नकारात्मक अर्थों में ही लिया जाता है। राजनीति का नकारात्मक अर्थ है अच्छे और बुरे सभी साधनों का इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करना।
इस वजह से ही राजनीति को कई हिस्सों में बांटा जाने लगा, जैसे घरेलू राजनीति, स्कूल की राजनीति, कॉलेज की राजनीति, मोहल्ले की राजनीति, गांव की राजनीति तथा शहरों की राजनीति। इस तरीके से झूठ बोलकर, धोखा का इस्तेमाल कर अपने उद्देश्यों को पूरा करना ही राजनीति कहलाता है। लेकिन राजनीति का असली मतलब यह नहीं है। भारत के प्रसिद्ध राजनीति वैज्ञानिक तथा यथार्थवादी कौटिल्य ने राजनीति का असली मतलब समझाते हुए कहा है, यह निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है जो सार्वभौमिक तथा सभी जगह समान होती है। प्राचीन काल में निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंदर कुछ सीमित लोग ही भाग लेते थे, जैसे कि राजतंत्र के अंदर राजा और राजघराने के लोग, कुलीन तंत्र के अंदर कुलीन वर्ग के लोग, सैनिक शासन के अंदर सैनिक अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारी ही राजनीतिक निर्णय में भाग लेते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 20वीं शताब्दी में राजनीति के वास्तविक तथा प्रचलित स्वरूप को परिमार्जित करने का प्रयास किया। 20वीं शताब्दी में ज्यादातर देशों में लोकतंत्र को अपनाया जाने लगा। लोकतंत्र के आ जाने की वजह से निर्णय लेने की प्रक्रिया सार्वभौमिक हो गई, क्योंकि सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, जिससे जनता को निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंदर इनडायरेक्ट सहभागी बनने का मौका मिला। राजनीति सिर्फ वह नहीं होती जो राजनेता करते हैं। राजनेताओं के द्वारा अक्सर यह कहा जाता है कि मैं अमुक कार्य जन सेवा के उद्देश्य से कर रहा हूं, परंतु उसमें उनके उद्देश्य छुपे होते हैं। ज्यादातर लोग पावर और नाम कमाने के लिए राजनीति के अंदर आते हैं। नेताओं के द्वारा दल बदल किया जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं, तोड़ जोड़ की प्रक्रिया अपनाते हैं। ऐसे नकारात्मक क्रियाकलाप को राजनीति नहीं कहा जा सकता। यह दुर्भाग्य है कि बहुत सारे राजनीतिक संगठन और गैर राजनीतिक संगठन इस तरह के प्रपंचों तथा तरीकों को अपनाते हैं। इस परिचर्चा से स्पष्ट है
कि राजनीतिक दर्शन का मुख्य सरोकार इस समस्या से है कि उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए किस तरह राजनीतिक संगठन उपयुक्त होगा। उत्तम जीवन क्या है? क्या नैतिक चिंतन का विषय है? राजनीतिक सिद्धांत अनुभवात्मक ज्ञान पर आधारित होने के कारण उत्तम जीवन को परिभाषित करने की काफी निकट पहुंचकर भी उससे दूर रहता है। परंतु राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत उत्तम जीवन की बहुत सी मान्यताओं को परखने की सहायता अवश्य मिल जाती है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त पद्धतियों का चयन और प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत दर्शन, तथ्यों, आदर्शों, मानकों तथा मूल्यों से संबंधित है। अब हम लोग राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के संबंध में चर्चा करेंगे। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा है, यह कला, दर्शन और विज्ञान तीनों है। जब कैटलिन के द्वारा इसे कला माना जाता है तो उसमें व्यवहारिक राजनीति को शामिल करते हैं, जैसे सरकार के कार्य, चुनाव पद्धतियों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का गठन, इनके अधिकार तथा शक्तियों का प्रयोग। कैटलिन ने कहा है कि इसमें राज्य के आधारभूत तत्वों की विवेचना शामिल है। तथा राज्य और उसके संप्रभुता क्या है, राज्य के भिन्न भिन्न स्वरूप कौन से हैं, राज्य का विकास किस प्रकार हुआ है और राज्य की आज्ञा पालन का आधार क्या है। कैटलिन जब राजनीति को दर्शन के रूप में देखते हैं तो यह जानने का प्रयास किया जाता है कि नैतिक दृष्टि से राज्य की क्या भूमिका है, किस जन समुदाय की क्या समस्याएं हैं और उन्हें सुलझाने के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के संबंध में हम विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कह सकते हैं कि यह हमारी समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त है। राजनीतिक सिद्धांत इतिहास, नैतिकता, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अध्ययन के अन्य क्षेत्र जैसे कोई अकादमिक विषयों से निकटता से संबंधित है। ये विषय सिद्धांत और डेटा प्रदान करते हैं जिसका प्रयोग राजनीतिक सिद्धांतकार राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए करते हैं। यह हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराता है।
एक लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ राजनीतिक प्रक्रियाओं जैसे चुनाव में लोकप्रिय भागीदारी से है। हमें अपने अधिकारों, विशेषकर मतदान के अधिकार को जानना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हमारा ज्ञान बताता है कि राइट टू वोट न केवल एक अधिकार है बल्कि एक कर्तव्य भी है। मतदाताओं को सर्वश्रेष्ठ पुरुष का चयन अपने उम्मीदवार के रूप में करना चाहिए। इसके प्रकृति के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत लोगों को उदार बनाता है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के तरीके से एक व्यक्ति समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसी अवधारणाओं के बारे में अधिक तार्किक रूप से सोच सकता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें दूसरे लोगों के दृष्टिकोण या आस्था के प्रति सहनशील होना सिखाता है। स्वतंत्रता और समानता केवल अदृश्य या अमूर्त अवधारणाएं नहीं है। ये अवधारणाएं उन आदर्शों को दर्शाती है जिनका हमें अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। एक बुद्धिमान नागरिक उदार आदर्शों और नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध होता है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में यह बात भी निहित है कि राजनीति अनिवार्य रूप से मात्र कला नहीं है। किसी भी सरकार पर सीमाएं मौजूद हैं, हम सभी उन्हें देख सकते हैं। एक राजनीतिक प्रणाली के विभिन्न प्रकार की मजबूरियां और बाधाओं के तहत कार्य करना पड़ता है। राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति की समझ इन कारकों की सराहना करने में सहायक हो सकती है जो समाज की आवश्यक परिवर्तन लाने वाले तत्व होते हैं। इसके प्रकृति के अंतर्गत मन की तर्क जो शक्ति है उसमें वृद्धि पाई जाती है। एक राजनीतिक अवधारणा केवल विश्वास का विषय नहीं है, यह बहुत तर्क से विकसित होता है। विभिन्न विचारधाराओं जैसे उदारवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद का सत्यापन किया गया है और राजनीतिक विचारक तथ्यों और व्यवहारिक अनुभव पर इसे कस कर देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत तर्क की भावना उत्पन्न करता है जो छात्र तथा छात्राओं को बहस में भाग लेने पर तथा बयान देने की क्षमता को विकसित करता है। इस प्रकार हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति,
की चर्चा की। इस चर्चा से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य उत्तम जीवन की प्राप्ति, सभ्य समाज की स्थापना, न्याय, कर्तव्य और दायित्व का ज्ञान तथा नई नई विचारधाराओं का प्रयोगात्मक इस्तेमाल है। अंत में हम लोग कह सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु की पुस्तक द रिपब्लिक और द पॉलिटिक्स में वर्णित राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रकृति हैं, मध्य युग से होता हुआ वर्तमान युग में इसमें व्यापक परिवर्तन आया है। इसके परिवर्तन के कारण इसका स्वरूप सैद्धांतिक होकर ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप धारण कर हम लोग के समक्ष अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसकी प्रकृति की चर्चा के बाद हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के महत्व क्या है, किसी भी सिद्धांत के महत्व को जानना आवश्यक होता है। इसीलिए हम लोग भी पॉलिटिकल थ्योरी के नेचर को जानने के बाद इसके इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार होगा। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य, सरकार, शक्ति, सत्ता, नीति निर्माण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक दल, मताधिकार, चुनाव, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अभिजनवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा संस्थाएं, क्षेत्रीय संगठन, नारीवाद का अध्ययन किया जाने लगा है। आज राजनीतिक सिद्धांत एक स्वतंत्र अनुशासन की दिशा में गतिमान है। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता इस बात में है कि वह राजनीतिक विज्ञान का एक अनुशासन के रूप में परम आवश्यक हो गया है। इसी पर इस विषय में एकीकरण, सामंजस्य, पूर्व कथनीयता एवं वैज्ञानिकता
लाना एवं शोध संभावनाएं निर्भर है। बिना सिद्धांत के ना तो राजनीति विज्ञान का विकास संभव है और न ही कोई शोध कार्य। अवधारणात्मक चरणबद्ध के रूप में राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान में तथ्य संग्रह एवं शोध को प्रेरणा एवं दिशा प्रदान करता है। यह राजनीति विज्ञान में एक दिशा मूलक की तरह कार्य करता है। यह राजनीतिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करने में तथा उसे एक विज्ञान के रूप में विकसित करने में मदद करता है। इसके द्वारा ज्ञान के नए नए क्षेत्रों की खोज तथा सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है। एक अच्छा राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन में एक समता, संबद्धता तथा संगति का गुण पैदा करता है। यह राजनीतिक शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्यपूर्ण दशा प्रदान करता है। यह कभी समाजवाद के रूप में कार्य करता है तो कभी विशिष्ट वर्ग के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक सिद्धांत ही वह साधन है जो राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं, अध्ययन पद्धतियों तथा मानव मूल्यों में एक गत्यात्मक संतुलन स्थापित करता है। राजनीति के वास्तविक प्रयोगकर्ताओं, राजनीतिज्ञों, नागरिकों, प्रशासकों, राजनेताओं एवं राजनयिकों के लिए राजनीतिक सिद्धांत का बड़ा महत्व है। राजनीतिक सिद्धांत ही इन सभी को राजनीति में वास्तविक रूप से परिचय करा सकता है। यही कारण है कि मानव समाज की राजनीतिक, संवैधानिक और वैधानिक प्रगति के लिए राजनीतिक सिद्धांत का होना अति आवश्यक है। आज के प्रमाण युग में शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए तथा मार्गदर्शन के लिए अनुभाविक राजनीतिक चिंतन द्वारा ही संभव हो सकता है। राजनीति के रहस्यों, प्रशिक्षण, परिवर्तनशील घटनाओं तथा जटिल अंतः संबंधों तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत एक सुरंग की तरह कार्य करता है। अतः इसे आधुनिक समाज, लोकतंत्र, मानव मूल्यों एवं अनुसंधान का एक प्रकाश स्तंभ कहा जा सकता है। क्रांतिकारी राजनीतिक सिद्धांतों के बिना ना तो शांति संभव है और ना ही परिवर्तन। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत के बिना सामाजिक परिवर्तन की कल्पना बेकार साबित होती है। यही कारण है कि राजनीति सिद्धांत का महत्व औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास तथा विश्व में नए नए अन्वेषणों के उपरांत महत्वपूर्ण हो गया। इस सिद्धांत के माध्यम से ही, इस सिद्धांत के द्वारा ही विश्व के
बड़ी बड़ी समस्याओं को उसके महत्व तथा उसकी गंभीरता के अनुसार उसका हल तथा निराकरण किया जा रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति क्या है तथा इसके महत्व के बारे में चर्चा किया गया। आप तमाम विद्यार्थियों से आग्रह है कि मिर्जा गालिब कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा सभी शिक्षकों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से ही एमए थर्ड सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पेपर वाइज तथा चैप्टर के अनुसार प्रत्येक दिन एक क्लास का संचालन किया जाए। उम्मीद है आप लोग इसका लाभ उठा रहे होंगे तथा इस कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के दौरान सुरक्षित रहने के उपायों का सख्ती से पालन करते हुए घर पर अपने विषय वस्तु की तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद।